जिस शोले को 10, 15, 20 बार तक देखने का लोग आज दावा करते हैं, जिसके बारे में ये तक कह देते हैं आज तक की सबसे बड़ी आइकॉनिक फिल्म ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा इज शोले। उस मूवी के रिलीज पर उसे कोई देखने तक नहीं गया था। जब वो पिक्चर रिलीज हुई थी तो उसकी रिपोर्ट बड़ी खराब थी और रिव्यू उसको दिए गए कि ये तो फेल हो गई। शोले यानी ठाकुर बलदेव सिंह के गब्बर सिंह से लिए हुए बदले की एक ऐसी कहानी जिसे आज 50 साल बाद भी बॉलीवुड की और दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स में से एक माना जाता है। उसे 1975 में इंडिया टुडे ने एक डेड एम्बर यानी एक मरी हुई फिल्म कह दिया था। इंडियन ऑडियंस ने उससे पहले इतनी डिप्रेसिंग फिल्म थिएटर में देखी तक नहीं थी, पर इसके बावजूद 15 अगस्त 1975 को रिलीज होने वाली शोले मुंबई के मिनर्वा थिएटर में अगले 5 साल तक सिर्फ लगी नहीं रहती है बल्कि हाउसफुल रहती है। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कपूर और गब्बर सिंह बने अमजद खान के करियर की ग्रेटेस्ट फिल्म बनती है। 35 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है जो उस समय एक रिकॉर्ड था। पर शोले की सिग्निफिकेंस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या इंडिया की फिल्मों में सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि उसका इंपैक्ट इतना बड़ा है कि तुम बॉलीवुड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक बिफोर शोले एंड एक आफ्टर शोले। एंड आई नो तुम सब ने शायद शोले कभी ना कभी देखी होगी, पर आज इस वीडियो में तुम्हें शोले के उन कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा जो शोले को शोले बनाती है। क्योंकि जो 4 लाइनों की कहानी लेकर सलीम खान और जावेद अख्तर 1973 में रमेश सिप्पी के पास गए थे, जिसमें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एक डाकू से बदला लेना चाहते हैं उनके परिवार की मौत का। उसके लिए 2 फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स को हायर करते हैं। इसमें तुम्हें वो इंटेंसिटी, वो डेप्थ, वो सब्सटेंस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा जो शोले में दिखता है। और रमेश सिप्पी ने उस समय 1.5 लाख रुपए में ये 4 लाइनों की कहानी को जावेद अख्तर और सलीम खान को एक 3 घंटे की फिल्म बनाने का इम्पॉसिबल सा टास्क भी दिया था। तब शायद सलीम जावेद को भी आइडिया नहीं था कि उनकी बनाई हुई एक कहानी किस पोटेंशियल तक पहुंचने का रुतबा रखती है। देखिए, हम लोग जब शोले का ख्याल आया था और जब लिखना शुरू किया था तो ये जहन में बिल्कुल नहीं था उस वक्त कि ये कोई बहुत बड़े पैमाने पे पिक्चर बन जाएगी या इसकी बहुत बड़ी कास्ट हो सकती है या मल्टी स्टारर एक प्लान करनी है, ऐसा कुछ नहीं। पर फिर वही स्टोरी, वही कैरेक्टर्स आज इतने आइकॉनिक बन गए हैं कि 50 साल बाद तक भी गब्बर सिंह जैसा रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड और सेडिस्ट विलन बॉलीवुड ने देखा नहीं है। कितने आदमी थे? जय वीरू की दोस्ती के रेफरेंसेस आज तक फिल्मों और वेब सीरीज में इस्तेमाल होते हैं। हेमा मालिनी जो बसंती का किरदार करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि बाकी लीड रोल्स के कंपैरिजन में उनका रोल बहुत छोटा था। इतने लोगों के बीच में एक छोटा सा एक रोल, आप मुझे क्या आफ्टर मेकिंग सीता गीता आप मुझे इतना छोटा सा रोल दे रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला आप कर लो, अदरवाइज यू विल रिपेंट, आपको बाद में सोचेंगे कि क्यों नहीं किया ये। वही उनके करियर का सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर बन जाता है। जिन एक्टर्स ने इस फिल्म में इवेंचुअली काम किया वो ये फिल्म करना ही नहीं चाहते थे, और जिन लोगों ने उस टाइम पर ये फिल्म रिजेक्ट करी वो आज तक रिग्रेट करते हैं। और उनके रिजेक्ट करने का रीजन भी शायद वैलिड था, क्योंकि एक फिल्म जिसमें प्रोटैगनिस्ट के हाथ ही काट दिए गए हैं, कोई एक्सटेंडेड रोमांटिक ट्रैक नहीं है जिसमें 2 लीड हीरो में से एक की क्लाइमैक्स में मौत हो जाती है, जिसके विलन का अंदाज ना तो ऑडियंस को पसंद आया, ना डायरेक्टर को, ना प्रोड्यूसर को। ऐसी फिल्म फ्लॉप होना शायद ऑलमोस्ट गारंटीड था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि शोले को अगले 5 साल तक कोई थिएटर से उतार नहीं सका। लोगों में शोले के एक एक कैरेक्टर के लिए इतना ऑब्सेशन हो गया कि वो 5-5, 10-10 बार उस फिल्म को थिएटर में देखने गए। कैसे न्यू कमर अमजद खान ने गब्बर सिंह के कैरेक्टर को इस हद तक अमर कर दिया कि आज 50 साल बाद भी लोग जय, वीरू, बसंती से ज्यादा गब्बर को याद करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द अल्टरनेट क्लाइमैक्स ऑफ शोले जो शूट तो हुआ पर हमने और तुमने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसे रिलीज से पहले फिल्म से हटवा दिया था। कैसे सलीम जावेद ने शोले के एक एक कैरेक्टर में इतनी जान भर दी कि सूरमा भोपाली, मौसी, सांबा और कालिया जैसे कैरेक्टर्स जिन्होंने शायद पूरी फिल्म में सिर्फ 3-4 वर्ड के एक एक डायलॉग्स बोले हैं वो भी अमर हो गए। इस वीडियो में तुम्हें पता चलेंगे शोले के बारे में वो अनहर्ड, अनसीन एलिमेंट जो शोले को इतनी आइकॉनिक फिल्म बनाते हैं, एक कल्ट क्लासिक बनाते हैं, 50 साल तक रेलेवेंट रखते हैं। वो अंडरलाइंग थीम्स, फिल्म का लेजेंडरी म्यूजिक जो शायद हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है या कहीं कॉपीड है, 50 साल तक लास्ट करने वाला कल्चरल इम्पैक्ट, जहां आज भी अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे यही कहती है, ये बेटे सो जा,
सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। पर सबसे पहले बात करना जरूरी है फिल्म के उस एलिमेंट के बारे में जिसके बिना शायद शोले बनती ही नहीं, फिल्म की कास्ट, उसके डीप और नुआंस्ड कैरेक्टर्स। क्योंकि ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि शोले की कास्ट किसी हिंदी फिल्म की नहीं, शायद दुनिया की सबसे आइकॉनिक कास्ट में से एक है, प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट कास्ट एवर असेंबल्ड। शोले को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भले ही सिप्पीज ने किया था, पर 1970s में अगर सलीम जावेद ने कोई फिल्म लिखी है तो उसकी कास्टिंग में उनकी प्रेजेंस, इंपॉर्टेंस, ओपिनियन, वैल्यू उतनी ही होती है जितनी किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की। तो इस पिक्चर की जो कास्टिंग है उसमें भी यकीनन हम लोगों का पार्टिसिपेशन था। इसीलिए जब रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कपूर की सुपरहिट कास्ट, जो ऑलरेडी 3 साल पहले साथ काम करके सीता और गीता जैसी ब्लॉकबस्टर डिलीवर कर चुके थे, उसी स्टार कास्ट को शोले में रेप्लिकेट करने का सोचा तो सलीम जावेद को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पर जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा, जो रमेश सिप्पी की फर्स्ट चॉइस थे, उससे सलीम जावेद बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे। इसीलिए उन्होंने एक नए इमर्जिंग एक्टर अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया, जो 2 साल पहले जंजीर के साथ एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस कर चुके थे। पर अभी भी धर्मेंद्र और संजीव कपूर के कंपैरिजन में बॉलीवुड में एक बड़े स्टार नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि ही इज नॉट अ स्टार एट द मोमेंट, सो आई वोंट हैव दैट प्रॉब्लम। जब रमेश सिप्पी और उनके पिता जीपी सिप्पी को सलीम जावेद की लिखी हुई ये स्क्रिप्ट पसंद आ गई, तो उन्हें सलीम जावेद के कास्टिंग सजेशंस पर विश्वास रखना और ज्यादा सेंस बनाने लगा। और बची कुची कसर पूरी करी धर्मेंद्र ने, जिनके घर अमिताभ बच्चन गए थे रमेश सिप्पी से शोले के लिए अपने नाम को सजेस्ट करने की रिक्वेस्ट लेकर। मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया। मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा। पर शायद जय का ही किरदार था जो इतनी इजीली डिसाइड हो गया कि उसे प्ले कौन करेगा, वरना धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कपूर की स्टार कास्ट फाइनलाइज होने के बाद बहुत टाइम तक इन एक्टर्स के बीच में कैरेक्टर को लेके केओस चल रहा था, विच इंटरेस्टिंगली हैड अ लॉट टू डू विद देयर रियल लाइफ लव इंटरेस्ट। क्योंकि संजीव कुमार ने फिल्म की कहानी सुनकर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट गब्बर के रोल में दिखाया। तो अब उसके बाद जो फिल्म का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था ठाकुर का, जो नेचुरली धर्मेंद्र को करना चाहिए था, बीइंग द फर्स्ट चॉइस कास्ट ऑफ द फिल्म, पर रमेश सिप्पी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर धर्मेंद्र को ठाकुर का रोल चाहिए तो संजीव कुमार को वीरू का ही रोल करना पड़ेगा। मेनली बिकॉज संजीव कुमार की अपने पिछले रोल्स की वजह से ऑडियंस में एक इतनी ज्यादा पॉजिटिव इमेज बन गई थी कि गब्बर सिंह जैसे रूथलेस सेडिस्ट विलेन में भी संजीव कुमार की वजह से लोगों को सिंपैथी दिख जाती, जो रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। एंड जब धर्मेंद्र को यह बात पता लगी तो खुशी खुशी उन्होंने ठाकुर के रोल को सैक्रिफाइस कर दिया, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद बसंती यानी हेमा मालिनी, जिन्हें संजीव कुमार ऑलरेडी एक बार प्रपोज कर चुके थे। धर्मेंद्र उन्हें रोमांटिकली पसंद करते थे और शुरू में तो हेमा मालिनी भी बसंती के किरदार में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि रमेश सिप्पी के साथ सीता और गीता में हेमा मालिनी का जितना बड़ा रोल था, शोले में उसका आधा भी नहीं था। पर इन सब के बावजूद जिस रोल के लिए सबसे ज्यादा केओस हुआ वो था फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, शोले का और शायद बॉलीवुड का सबसे रूथलेस और आइकॉनिक विलेन गब्बर सिंह, जिसका रोल सिर्फ संजीव कुमार ही नहीं अमिताभ बच्चन तक करना चाहते थे। तो सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ। अब रमेश सिप्पी ने गब्बर के रोल के लिए संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन को भले ही पहले मना कर दिया, पर शोले का असली गब्बर ढूंढने में उन्हें जितनी दिक्कतें होने वाली थी वो उन्होंने सोची भी नहीं थी, क्योंकि पहले कास्ट किया जाता है उस समय के जाने माने विलन डैनी डेंजोंगपा को, जो धुंध और चोर मचाए शोर जैसी फिल्मों से ऑलरेडी खुद को विलन के रूप में एस्टैब्लिश कर चुके थे। गब्बर के कैरेक्टर में किसी और एक्टर को लेना चाहते थे, क्या ये सच है? ये बिल्कुल हकीकत है। ओरिजिनली डैनी साइन हुए थे गब्बर का रोल करने। गब्बर सिंह के लिए डैनी के साइज के कॉस्ट्यूम्स भी ऑलरेडी बन गए थे, इनके कॉस्ट्यूम बन चुके थे। पर शूट से कुछ महीने पहले डैनी ने गब्बर के रोल को करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें एक दूसरी फिल्म धर्मात्मा ऑफर हुई जिसमें वो काम करना चाहते थे। तो अब हम बगैर विलन के रह गए। इसके बाद शोले का विलन ढूंढने के लिए रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने बॉलीवुड के हर जाने माने एक्टर को कंसिडर किया। प्रेम चोपड़ा से लेकर प्रेम नाथ तक सारे एक्टर्स ये रोल करना तो चाहते थे, पर रमेश सिप्पी एंड सलीम जावेद वर नॉट कंप्लीटली सैटिस्फाइड विद एनीवन। और इसी कास्टिंग केओस के बीच सलीम खान मेंशन करते हैं एक ऐसा नाम जिसके बारे में जावेद अख्तर ने उन्हें 10 साल पहले 1963 में बताया था। मैं अक्सर सलीम साहब से जिक्र करता था कि ये जैन साहब का जो बेटा है, मैंने स्टेज पे देखा है और बड़ा जबरदस्त काम करता है। और सलीम साहब ने कहा भाई आप कहते थे कि वो बड़ा
अच्छा काम करता है तो क्यों ना उसे बुलवाएं। अमजद खान एज गब्बर सिंह, ये वो डिसीजन था जिस पर उस समय मानो हर किसी को डाउट हुआ हो, क्योंकि अमजद खान ने उससे पहले कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी नहीं थी, ना ही ज्यादा मूवीज में काम किया था, और जिनमें किया भी था उनमें भी कभी कोई लीड रोल नहीं किया था। ऊपर से उनकी आवाज भी एक कारण थी, जिसके बाद कास्टिंग अनाउंस होने के बाद भी उन पर कई सवाल हुए। बहुत से लोगों को ऐसे लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, पर व्हाट अमजद खान डिड नेक्स्ट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स। एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने बॉलीवुड में विलेन की डेफिनेशन बदल दी। और ऐसी क्या बात थी गब्बर सिंह में विच मेड हिम अ कल्चरल आइकन इन बॉलीवुड, उसकी बात मैं भी थोड़ी देर में करूंगा। पर गब्बर सिंह, जय, वीरू, ठाकुर, बसंती, ये सब तो फिल्म के मेन कैरेक्टर्स थे, एंड नो डाउट सबने यादगार परफॉर्मेंसेस दी भी थी। बट इन माय ओपिनियन शोले को शोले बनाते हैं उसके साइड कैरेक्टर्स, वो किरदार जिनका मूवी में स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, पर इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल था कि लोगों को आज तक उनका एक एक डायलॉग याद है। फिर चाहे वो कालिया बने एक्टर विजू खोटे का ये डायलॉग, तेरा क्या होगा कालिया, या फिर गब्बर सिंह के गैंग में शामिल सांभा के ये 3 शब्द, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर, पूरे 50,000। which were the only 3 शब्द he spoke in the entire film। ये वो किरदार हैं जो तुम्हें मूवी देखने के बाद 10 साल बाद भी याद रहेंगे। और इन सब एक्टर्स, इनके कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस, उनकी मेमोरेबिलिटी का क्रेडिट जितना एक्टर्स को जाता है उतना ही सलीम जावेद की राइटिंग को भी जाता है, जिन्होंने शोले में कोई भी किरदार सिर्फ रखने के लिए नहीं रखा। हर डायलॉग के पीछे एक डीप रूटेड साइकोलॉजी थी, उसके रीजंस थे जो शायद फिल्म आने के टाइम पर या तुमने भी जब पहली बार देखी होगी तुम्हें महसूस ना हुए, पर वही रीजन है इन कैरेक्टर्स के फिल्म पर इंपैक्ट का। बट फिल्म इज ओनली एज गुड एज इट्स स्टोरी। एक फिल्म सक्सेसफुल उसकी स्टार कास्ट की वजह से नहीं होती, बल्कि होती है अपनी कहानी, अंडरलाइंग थीम्स और उन हिडन फैक्टर्स की वजह से जो भले ही ऑडियंस के सामने बिल्कुल ओपनली कभी ना आए, पर उनके बिना शोले वुड हैव बीन जस्ट अनदर फिल्म, एंड येट इट बिकेम द मोस्ट आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म एवर। शोले की कहानी बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि जब जय और वीरू, 2 गली मोहल्ले के छोटे मोटे बदमाश, रिक्रूट किए जाते हैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ठाकुर बलदेव सिंह से टू कैप्चर अ नोटोरियस डकैत गब्बर सिंह, जिसने पूरे रामगढ़ गांव को परेशान कर रखा। 50,000 रुपए में अपनी जान जोखिम में डालकर जय और वीरू इस काम के लिए मान तो जाते हैं, पर उनकी इंटेंशन शुरू से तो साफ नहीं थी। रामगढ़ आते ही वीरू को प्यार हो जाता है एक टांगा चलाने वाली लड़की बसंती से, who was played by हेमा मालिनी, जो लगातार बात करती रहती है बिना रुके, बिना थके और बिना किसी लॉजिक के। जय को प्यार हो जाता है ठाकुर बलदेव सिंह की डॉटर इन लॉ से, जिसकी सफेद साड़ी शुरू से ही बता रही थी कि वो एक यंग विडो। पर फिल्म का पहला एक्शन सीन जहां गब्बर सिंह के डाकू होली पर रामगढ़ में अटैक करते हैं, एक मोमेंट पर जय वीरू की जान लड़ते हुए खतरे में आ जाती है, विद ठाकुर बलदेव सिंह इन अ सिचुएशन जहां वो उनकी मदद कर सकते थे, आसानी से उनकी जान बचा सकते थे, बट वो ये करते नहीं है। अब उस समय तो किसी तरह जय वीरू गब्बर सिंह के डाकुओं से लड़कर रामगढ़ को बचा लेते हैं, पर इस लड़ाई के बाद ठाकुर बलदेव सिंह को कन्फ्रंट किया जाता है बाय जय एंड वीरू अबाउट हिज इनएक्शन टू हेल्प देम। तब ऑडियंस के सामने शोले का जो प्लॉट आता है वो पहली बार फिल्म देखने वालों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अपैरेंटली ठाकुर बलदेव सिंह के रिटायरमेंट वाले दिन गब्बर सिंह जेल से फरार हो जाता है। सर, गब्बर सिंह जेल से भाग गया। गब्बर सिंह भाग गया? यस सर। जिस जेल में रखने के लिए उसे जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान था, पर उस दिन फ्रेशली रिटायर्ड ऑफिसर ठाकुर बलदेव सिंह से पहले उनके घर पहुंचता है गब्बर सिंह, उनके पूरे परिवार को मार देता है, जिसमें सिर्फ राधा की जान बचती है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस समय वो मंदिर गई हुई थी। ये देखकर जब बलदेव सिंह गब्बर को पकड़ने उसके अड्डे पर पहुंचते हैं, तो गब्बर सिंह ना सिर्फ उन्हें पकड़ता है बल्कि उनके 2 हाथों को तलवार से काट देता है, वही हाथ जिन्होंने कई साल पहले गब्बर सिंह को जेल में डाला था। While speaking one of the most timeless dialogues in the entire history of Bollywood. ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। एंड गब्बर सिंह को पकड़ने की ठाकुर की डेस्परेशन जानने के बाद शायद जय और वीरू भी इस मिशन को और सीरियसली लेने लगे थे। गब्बर सिंह को जिंदा पकड़ने के लिए ज्यादा फोकस्ड हो गए थे, पर गब्बर को पकड़ना इतना आसान नहीं था। अगले कुछ महीनों में गब्बर और जय वीरू के बीच लगातार घमासान चलता है, जहां पहले गब्बर रामगढ़ में रह रहे इमाम चाचा के बेटे अहमद को मारकर उसकी डेड बॉडी गांव वापस भेज देता है, जिसके जवाब में जय और वीरू गब्बर के 3-4 डाकुओं को मार देते हैं। तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। एंड क्लाइमैक्स में गब्बर सिंह कैप्चर कर लेते हैं वीरू और बसंती को। जय उन्हें बचाने तो आता है, पर गब्बर और उसके गैंग के साथ लड़ाई में जब उसके सारे हथियार खत्म हो जाते हैं, जय इवेंचुअली खुद को सैक्रिफाइस कर देता है विद द इंटेंशन ऑफ सेविंग वीरू एंड बसंती। आखिरी बची हुई कुछ गोलियों को यूज करता है गब्बर के पास रखे डायनामाइट को ब्लास्ट करने में, जिसमें गब्बर के सारे आदमी मारे जाएं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। गब्बर पकड़ा जाता है, वीरू उसे जान से ऑलमोस्ट मार देता है, अंटिल ठाकुर बलदेव सिंह उन्हें याद
दिलाते हैं अपने ओरिजिनल डील के बारे में। पर गब्बर को मारने का मौका तो ठाकुर बलदेव सिंह को भी नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले पुलिस वहां आ जाती है और आकर गब्बर को अरेस्ट कर लेती है। अब ये कहानी बहुत बार तुमने स्क्रीन पर भले ही देखी हो, बट व्हाट मेक्स इट लेजेंडरी इज द स्क्रीन प्ले, जहां सलीम जावेद ने जिस तरह से ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला है, उतना डेप्थ, नुआंस, मास्टरी तुम शायद ही किसी बॉलीवुड फिल्म से आज एक्सपेक्ट कर सकते हो। द अंडरलाइंग थीम ऑफ फ्रेंडशिप जो शायद पूरी फिल्म में दिखाई देती है, जहां हर डिसीजन के लिए जय और वीरू सिक्का उछाल कर टॉस तो करते हैं, पर एक ऐसे कॉइन से जिसके दोनों साइड टेल्स होता है एंड ओनली जय नोज इट। तो इवेंचुअली हर बार होता वही है जो जय चाहता है, पर पूरी फिल्म में वीरू को एक बार भी जय की दोस्ती, उसकी ऑनेस्टी पर डाउट नहीं होता। वो कभी टॉस का रिजल्ट चेक नहीं करता, शोइंग हाउ मच ही ट्रस्टेड जय। एंड फिल्म में वो टिपिकल बॉलीवुड का प्यार और रोमांस वाला थीम भले ही ना हो, पर धर्मेंद्र यानी वीरू का बसंती को इंप्रेस करने की लगातार कोशिश करना और जय और राधा की एक साइलेंट लव स्टोरी विच नेवर मटेरियलाइजेस इनटू समथिंग, ये दिखाता है कि 1975 में भी शोले कितनी प्रोग्रेसिव फिल्म थी, जहां फिल्म की एक लीड एक्ट्रेस विमेन एम्पावरमेंट और फ्रीडम का सबसे बड़ा सिंबल थी, तो दूसरी एक्ट्रेस विडो रीमैरिज के एक ऐसे आइडिया को साइलेंटली एम्पावर कर सकती थी, जिसकी बाद 1975 तक भी इंडिया में एक बहुत बड़ा टेबू था। हाँ, फिल्म के सक्सेसफुल होने का रीजन भले ही ठाकुर बलदेव सिंह की रिवेंज की कहानी थी, जिन्हें गब्बर सिंह सिर्फ चाहिए नहीं था, जिंदा चाहिए था। तुम गब्बर को नहीं मारोगे, तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा। पर अनआर्ग्युएबली द बिगेस्ट स्टार ऑफ द शो वाज गब्बर सिंह, जो इंटरेस्टिंगली एक रियल लाइफ डाकू से इंस्पायर्ड था, जो ग्वालियर के जंगलों में पुलिस वालों को पकड़कर उनकी नाक और कान काट दिया करता था। पर गब्बर सिंह को स्क्रीन वाला गब्बर सिंह बनाते हैं सलीम जावेद के डायलॉग्स। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? उनका स्क्रीन प्ले विच लीव्स नो स्पेस फॉर सिंपैथी फॉर हिम, और यही उनका गोल भी था, बट इट कम्स ऑन स्क्रीन इन वेज जो तुम्हें कभी आउटलैंडिशली रियलाइज नहीं होता। जैसे फिल्म के क्लाइमैक्स में गब्बर का बोला गया ये डायलॉग, देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? अब तुम्हें पहली बार सुनने में ये थोड़ा नॉर्मल सा ही लगेगा, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी, गब्बर का सैडिस्ट माइंडसेट इज व्हाट मेक्स इट आइकॉनिक। ये भी कह सकता है तुम्हारी खाल खींच दूंगा, मगर खाल खींचने में प्रोसेस बड़ा क्विक है, सेडिस्ट तो आराम से करेगा, तो खुरच जो खुरच का राह है उसमें वो मजा खुरच खुरच के होता है। और शोले की कहानी तो शायद शुरू भी नहीं हो पाती अगर गब्बर सिंह ठाकुर बलदेव सिंह को उसी समय जान से मार देता जब उसने उसे कैप्चर किया था। पर गब्बर उस समय उसे मारता नहीं है, उसके दोनों हाथों को काट कर उसे पूरी जिंदगी सफर करने के लिए छोड़ देता है। इवन अहमद को मारने के बाद भी उसकी बॉडी को घोड़े के ऊपर डालकर रामगढ़ वापस देना शोज हाउ क्रूअल कोल्ड ब्लडेड गब्बर वाज इन हिज अप्रोच। इस हद तक कि उतना खतरनाक और रूथलेस विलन बॉलीवुड ने आज तक नहीं देखा है, जो लोगों को सफरिंग तो देता है, बस उस सफरिंग को देने में उसे और ज्यादा खुशी भी मिलती है। एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसा विलन जिसके लिए चाहे कुछ भी कर लो तुम्हारे मन में कभी सिंपैथी आ ही नहीं सकती, जो एक बहुत बड़ा रीजन भी था अमजद खान की कास्टिंग एज गब्बर के पीछे। बिकॉज अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर एक्टर्स इन द फिल्म, उनके पास कोई बैगेज नहीं था अपनी किसी पुरानी आइकॉनिक परफॉर्मेंस का। ऑडियंस के मन में अमजद खान की कोई फिक्स इमेज नहीं थी, कोई फिक्स परसेप्शन नहीं था। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शोले के बाद अमजद खान कभी गब्बर सिंह की शैडो से अपने पूरे करियर में निकल के ना आ पाए हो। लेकिन ये जो आपका विलन का रोल है, टाइप कास्टिंग है, ये बिल्कुल एक तरह से जम सा गया है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में, ओरिजिनल क्लाइमैक्स में, ठाकुर बलदेव सिंह को तो गब्बर के ऊपर अपना रिवेंज मिल भी जाता है जब वो गब्बर को जान से मार देते हैं। बट ये सीन तुमने तो क्या किसी और ने भी कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अपेरेंटली उस समय के सेंसर बोर्ड को एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का कानून को अपने हाथ में लेना पसंद नहीं आया और रमेश सिप्पी को फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज करना पड़ा और ठाकुर बलदेव सिंह गब्बर सिंह से कभी बदला ही नहीं ले पाया। पुलिस आती है, उन्हें मारने से रोक देती है और गब्बर सिंह को अरेस्ट कर लेती है। बट डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज दैट केम इन द वे ऑफ मेकिंग शोले, उसको एग्जीक्यूट करने में ऑन अ लेवल जिस पर आज हम शोले को जानते हैं, अगर किसी एक इंसान का सबसे बड़ा रोल था तो वो थे फिल्म के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी, फादर ऑफ रमेश सिप्पी, जिन्हें सलीम जावेद की उस 4 लाइन की कहानी पर इतना विश्वास था कि 1.5 लाख रुपए देकर उसे उसी समय खरीद भी लिया था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी साहब जैसे थे, कि जो वाकई दिलदार आदमी थे। एंड इवन व्हेन द शूटिंग स्टार्टेड, जीपी सिप्पी ने शोले को बनाने में जितने पैसे लगा दिए, लोग तो शायद उस समय उन्हें पागल
बादल तक कहने लगे थे। तो उन्होंने जिस तरह से इस पिक्चर पे पैसा खर्च किया, तो वो लोग कहते थे कि सिप्पी साहब को क्या हो गया है, कुछ मेरे ख्याल से होश खो गए इनके। 3 करोड़ रुपए में बनी शोले उस समय इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी, और ये उसकी अटेंशन टू डिटेल में दिखता भी है। बैंगलोर के पास रामगढ़ गांव में जीपी सिप्पी ने एक पूरा गैराज सेटअप कर दिया था, शूट के लिए चीजें ऑन द स्पॉट बनाने के लिए। पूरा कारखाना लगा हुआ था, और जो पुल लकड़ी का बनाया गया था, जो क्लाइमेक्स में ब्लास्ट होता है, वो सब पूरा बनाया गया था। जहां आज 40 से 50 दिनों में बॉलीवुड की मोस्ट फिल्मों की शूटिंग खत्म हो जाती है, शोले का ये गाना जीपी सिप्पी ने 21 दिन में शूट कराया था। गब्बर का अहमद को मारने वाला सीन, जो फिल्म के फाइनल कट में पूरा आया तक नहीं, उसे 19 दिन में रिकॉर्ड किया गया था। और हाँ, फिल्म पर अक्सर हॉलीवुड फिल्मों से सीन कॉपी करने के एलिगेशन लगते रहे, जैसे फिल्म का सबसे फेमस सॉन्ग महबूबा का ग्रीक म्यूजिशियन डेमी रूसोस के सॉन्ग से यू लव मी से अनयूजुअल सिमिलैरिटी। बट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्टार वॉर्स लेवल का ब्रेक थ्रू मोमेंट तो शोले ही था, एंड यही रीजन है कि 50 साल बाद भी शोले आज तक इररिलेवेंट नहीं हुई है। हर साल बन रही हजारों फिल्मों के बीच गायब नहीं हुई है, क्योंकि शायद 50 साल पहले आई शोले का 50 साल बाद का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उसे भुलाना, इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी फिल्म की सक्सेस, उसकी लेगेसी को आप 2 चीजों से मेजर कर सकते हो, एक उसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और दूसरा उसका कल्चरल इंपैक्ट। और इन दोनों ही पैरामीटर्स पर शोले को कंपटीशन देना किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए पॉसिबल हो ही नहीं पाया। आई एग्री दैट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर हैव कम क्लोज, पर जो क्रेज ऑडियंसेस में शोले को लेकर, उसके कैरेक्टर्स, उसके डायलॉग्स गब्बर सिंह को लेकर था, वो आज तक रेप्लिकेट नहीं हुआ है। 3 करोड़ में बनी शोले 35 करोड़ का बिजनेस करती है, जो उस समय इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तक, बहुत बड़ी मार्जिन से। मुंबई में मिनर्वा थिएटर में तो 5 साल तक शोले के शोज चलते हैं। मिनर्वा से तारदेव ब्रिज तक पूरी लोगों की कतार लगी रहती थी। और जब 5 साल बाद शोले को रमेश सिप्पी की अगली फिल्म शान के लिए स्क्रीन से उतारना पड़ा, तब भी सारे शोज हाउसफुल थे। और 240वें हफ्ते में भी वो पूरी फुल हाउस थी। पंजाब से दिल्ली हर रोज शोले बस चलती थी, स्पेशली फॉर शोले की ऑडियंस, जो पंजाब से दिल्ली कनॉट प्लेस शोले देखने आते थे। पंजाब से कनॉट प्लेस आप गई होंगी दिल्ली में, वहां पे प्लाजा सिनेमा हॉल है, वहां से एक स्पेशल शोले स्पेशल बस चला करती थी, उस पर लिखा रहता था शोले स्पेशल, और वहां से लोग बैठकर यहाँ दिल्ली में वो देखने आते थे। 15 रुपए की मूवी की टिकट 200 रुपए में ब्लैक में बिकती थी। और बॉक्स ऑफिस पर ऐसा क्रेज शायद 1980s में मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर का भी हुआ था, 1990s में डीडीएलजे का भी हुआ था, पर द काइंड ऑफ कल्चरल इंपैक्ट शोले हैज हैड ऑन द इंडियन ऑडियंस, वो किसी और फिल्म का नहीं हुआ। जहां आज तक फिल्मों में, टीवी में, स्केचेस में, एड्स में शोले के डायलॉग, उसके रेफरेंसेस बहुत कॉमन है। कालिया बने विजू खोटे को तो पूरी लाइफ लोगों ने कालिया कहकर ही बुलाया, टू द एक्सटेंट कि उनकी फैमिली को इससे दिक्कत होने लगी। मतलब वो हो ही गया था, उसको कुछ भी गलत बेचारा करे तो तेरा क्या होगा। सांबा बने मैकमोहन को तो इतने एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका मिला जस्ट बिकॉज ऑफ हिज 3 वर्ड्स का डायलॉग इन द फिल्म। असरानी, जिन्होंने शोले में जेलर का किरदार निभाया, लूजली इंस्पायर्ड बाय एडोल्फ हिटलर, उनके अकॉर्डिंग उनकी जेलर की स्पीच आज तक दुनिया भर के एक्टिंग स्कूल में सिखाई जाती है। और फिल्म के रोमांटिक डायनामिक्स आज इतना सेंस बनाते हैं क्योंकि फिल्म साइन करने के बाद शूटिंग से 4 महीने पहले अमिताभ बच्चन जया से शादी कर लेते हैं। क्योंकि जया जी थी वो गर्भ से थी, और वो जो दृश्य है जहाँ मैं उनको चाबी लौटाने जाता हूँ, वो दृश्य तभी का है जब वो गर्भ से थी श्वेता के साथ। एंड बाय द टाइम फिल्म की शूटिंग खत्म होती है, जया बच्चन वाज प्रेग्नेंट विद देयर सेकंड चाइल्ड अभिषेक। संजीव कुमार और हेमा मालिनी के रोमांस से बचने के लिए धर्मेंद्र ने वीरू का जो रोल एक्सेप्ट किया था, उसने शायद 5 साल बाद फायदा धर्मेंद्र को ही दिया व्हेन ही मैरिड हेमा मालिनी 1980। पर शोले की सक्सेस का अगर सबसे ज्यादा रिग्रेट किसी को हुआ तो वो थे दिलीप कुमार, जिन्होंने ठाकुर बलदेव सिंह का रोल रिजेक्ट कर दिया था। विद दिलीप साहब एंड आई वाज टेकिंग हिज इंटरव्यू जब ये एलजी के सितारे बन रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको छोड़ के आपको अफसोस हुआ हो, तो कहने बहुत ही ऐसी फिल्में। तो मैंने कहा कौन कौन सी? ये शोले में उनको ये रोल सजेस्ट किया गया था ठाकुर का। व्हाट इफ आई टेल यू कि 1975 के बाद भी शोले को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा चुकी है, या कहें कि अनसक्सेसफुल कोशिश तो बहुत लोगों ने करी है, विद द मोस्ट फेमस बीइंग राम गोपाल वर्मा की आग, जो शायद उनकी लाइफ की सबसे डिसअपॉइंटिंग फिल्म थी। 2012 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म गब्बर सिंह, जो शोले का रीमेक और सीक्वल तो नहीं थी, पर उस समय तक की सबसे
सक्सेसफुल तेलुगु फिल्म बनाने के लिए गब्बर सिंह का नाम ही काफी था, विच हैपेंड विद अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक एज वेल, जिसमें अक्षय कुमार का लुक, उनके कैरेक्टर्स, उनकी अप्रोच गब्बर सिंह से, शोले वाले गब्बर सिंह से स्ट्रांगली इंस्पायर्ड थे। 1988 में तो शोले के सूरमा भोपाली से इंस्पायर्ड एक अलग फिल्म ही बन गई, जिसे डायरेक्ट किया था कॉमेडियन जगदीप ने, जिन्होंने शोले में ओरिजिनल सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था। और शोले का रिप्रेजेंटेशन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, इट इज एक्चुअली अ बिग रिप्रेजेंटेशन इन आवर इंटायर कल्चर। क्योंकि 2020 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया टूर पर अपनी स्पीच में शोले को मेंशन करते हैं। बीबीसी शोले को इंडिया की स्टार वॉर्स का टैग देती है, व्हिच इन माय ओपिनियन इज क्वाइट जस्टिफाइड, क्योंकि शोले के सिनेमा ने 1975 के बाद बॉलीवुड को उस जॉनर को एक्सप्लोर करने का स्कोप दिया, एक उम्मीद दी जिसे एक्सप्लोर करना उस समय से पहले बहुत रिस्की माना जाता था। एंड द लेगेसी ऑफ शोले आल्सो शोज कि एक कल्ट क्लासिक कमर्शियली सक्सेसफुल मूवी को अवार्ड्स पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शोले को तो कोई मेजर फिल्म फेयर अवार्ड उस टाइम पर मिला नहीं था। पर इंडियन ऑडियंस पर, हिंदी सिनेमा पर, फिल्म की पूरी कास्ट के करियर पर और इंडिया एज अ कंट्री, उसके कल्चर, उसके पॉप कल्चर पर शोले का इंपैक्ट 50 साल बाद भी बहुत क्लियरली दिखता है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। तुम्हें ये डीप डाइव बॉलीवुड की एक आइकॉनिक मूवी पर पसंद आया हो तो लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ तुमने शोले पहली बार कब देखी थी। यहाँ पर एक पूरी प्लेलिस्ट है ऐसी और डीप डाइव्स की, बॉलीवुड की इम्पॉसिबल सक्सेसेस की। इनफैक्ट ये वीडियो तो यूट्यूब कहता है तुम्हें और पसंद आएगी, इन्हें चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।